साल 2012। दिल्ली हाई कोर्ट का वो कमरा खचाखच भरा था, मानो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पर उस भीड़ में हर किसी की नज़र सिर्फ एक शख्स पर टिकी थी। कटघरे में खड़ा वो बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों से गिरता हर आंसू एक सवाल पूछ रहा था। वो अदालत से कोई दौलत या कोई मुआवजा नहीं मांग रहा था, वो तो बस हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था अपने भाई के लिए, कि उसे कम से कम शहीद का दर्जा तो मिल जाए। लग रहा था कि अदालत का फैसला उसके पक्ष में आएगा, पर उसी वक्त भारत सरकार का वकील अपनी कुर्सी से उठता है और जज साहब की तरफ एक फाइल बढ़ाता है। अदालत के उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए एक रूखे और संवेदनहीन लहजे में कहता है, माय लॉर्ड, इस आदमी का हमारे देश की किसी भी सुरक्षा एजेंसी से कोई भी लेना देना नहीं था। इसी एक लाइन ने उस बूढ़े आदमी की पूरी जिंदगी और एक गुमनाम सिपाही की शहादत पर हमेशा के लिए सवालिया निशान लगा दिया। न्याय के उस कमरे में जिस इंसान को अपना मानने से हमारी सरकार ने इनकार कर दिया था, जानते हैं वो सूरवीर कौन था? रविंद्र कौशिक। उसी गुमनाम इंसान की दी हुई खुफिया जानकारी पर भारत सरकार ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था और पाकिस्तान के जवाड़े से सियाचिन को छीन लिया था। ये वही शख्स था जिसने 1970 के दशक में राजस्थान बॉर्डर पर होने वाले पाकिस्तान के एक सरप्राइज अटैक की साजिश को शुरू होने से पहले ही खाक में मिला दिया था। उसकी रणनीति इतनी सटीक और हौसला इतना बुलंद था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उसे एक खास नाम से नवाजा था, द ब्लैक टाइगर। आखिर ऐसा क्या हुआ था रविंद्र कौशिक के साथ जो इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए उसका नाम हटा दिया गया? आज हम दफन हो चुकी वो फाइलें खोलेंगे जिन्हें किसी मजबूरी में बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये उस ब्लैक टाइगर की कहानी है जिसे दुश्मनों की साजिश ने नहीं बल्कि अपनों की गलती ने मारा था। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज इतिहास के सबसे बड़े राज से पर्दा उठेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस गुमनाम जासूस की कहानी की शुरुआत होती है साल 1973 में। राजस्थान के श्री गंगानगर की वो तपती धूप और उस भीड़ में खड़ा एक 21 साल का लड़का रविंद्र कौशिक, वो बीकॉम का छात्र जिसे नाटक और मोनो एक्टिंग का गहरा शौक था। वो अपने हर किरदार को इतनी शिद्दत से जीता कि सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता। उसका यही हुनर देश की खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। लखनऊ के उस स्टेज पर जब वो परफॉर्मेंस कर रहा था तो वो अनजान था कि भीड़ में दो पैनी नजरें आज उसकी किस्मत का फैसला कर चुकी हैं। वो नजरें थी भारत की खुफिया एजेंसी रा की। उस दिन उस हाल में उन्होंने उस नौजवान के भीतर वो चिंगारी देख ली थी जिसे अगर सही हवा मिलती तो पूरे पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर सकती थी। उस रोज थिएटर में रविंद्र एक ऐसे जासूस का किरदार निभा रहा था जो चीन के कैद में भयानक यातनाएं सहने के बाद भी अपने देश के राज नहीं खोलता। ये परफॉर्मेंस मैच एक एक्टिंग नहीं था, बल्कि एक ऐसा रूह कपा देने वाला सच लग रहा था जिससे रा के उस अधिकारी के रोंगटे खड़े हो गए। नाटक के बाद वो अधिकारी सीधे रविंद्र से मिलने पहुंचा और एक प्रस्ताव रखा, तुम्हारी काबिलियत इन लकड़ी के मंचों से कहीं बड़ी है। अगर इस हुनर को एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो दिल्ली में हमारे ऑफिस में आओ। ये वो बुलावा था जिसे रविंद्र कौशिक ठुकरा नहीं सका। वो दिल्ली पहुँचे जहाँ सीक्रेट सर्विस के दो एजेंटों ने उन्हें रिसीव किया और सीधा रा के हेडक्वार्टर ले गए, एक ऐसी दुनिया में जहाँ उसका असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। फिर शुरू हुई वो खौफनाक ट्रेनिंग जहां रविंद्र कौशिक की यादें, उसके धर्म और उसकी शख्सियत को पूरी तरह मिटा दिया गया। महीनों तक उसे पाकिस्तानी, पंजाबी, उर्दू की ऐसी सख्त तालीम दी गई, दिन रात कुरान की आयतों को उसके रूह में इस तरह पिरोया गया कि कोई भी उस पर शक न कर सके। उसकी चाल ढाल से लेकर उसके ख्यालों तक हर एक एहसास को
एक कट्टर पाकिस्तानी के सांचे में ढाल दिया गया और फिर पैदा हुआ एक नया चेहरा, कट्टर पाकिस्तानी नबी अहमद साकिर। पर असली पहचान मिटाने के इस खौफनाक सफर में सबसे दर्दनाक हिस्सा भी बाकी था। सरहद पार दुश्मन की किसी भी पैनी नजर या मेडिकल चेकिंग को मात देने के लिए और एक मुकम्मल पाकिस्तानी बनाने के लिए दिल्ली के ये खुफिया क्लिनिक में गुपचुप तरीके से उस 21 साल के नौजवान का खतना कर दिया गया, ताकि उसके जिस्म पर भी उसके अतीत का कोई निशान न बचे। देश की माटी से दूर जाने से पहले ही भारत के इस बेटे ने अपनी पहली कुर्बानी अपने जिस्म से दे दी थी। ट्रेनिंग का वो खौफनाक दौर खत्म हो चुका था, लेकिन राह के लिए असली चुनौती अभी बाकी थी, ये परखना कि क्या नबी अहमद साकिर सच में तैयार है। 1975 से 1977 के बीच चले इस प्रशिक्षण के बाद उसके कई फील्ड टेस्ट हुए, उसे विदेश भेजा गया, यहाँ तक कि एक ट्रायल मिशन पर पाकिस्तान की ज़मीन पर भी उतारा गया। जब हर मोर्चे पर वो मुकम्मल जासूस साबित हुआ तो राग को समझ आया कि उसका सबसे खतरनाक हथियार अब पूरी तरह तैयार है। अब बारी थी उस मिशन की जहाँ उसे दुश्मन के घर में घुसकर हमेशा के लिए भय का होकर रह जाना था। पाकिस्तान की रगों में दौड़ने वाली हर खुफिया जानकारी को दिल्ली तक पहुंचाना था। सरहद पार करने से पहले ही नबी अहमद साकिर के नाम के सारे जाली पाकिस्तानी दस्तावेज मुकम्मल तैयार हो चुके थे। पाकिस्तान की ज़मीन पर पहले से मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी के जासूसों ने खामोशी से इस काम को अंजाम तक पहुंचाया था। उनकी मदद से महज 23-24 साल का वो नौजवान बिना किसी शक के दुश्मन के गढ़ में दाखिल हो गया। ज़मीन कोसी का पीछे छूट चुका था और अब पाकिस्तान की मिट्टी में नबी अहमद साकिर खामोशी से अपनी जड़ें जमा रहा था। अब वो कोई सीधा साधा लड़का नहीं था। उसने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली और फिर वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने सीधा पाकिस्तान की फौज की परीक्षा पास कर ली। उसकी पोस्टिंग हुई सियालकोट की 18वीं पंजाब रेजिमेंट में, और वो भी मिलिट्री अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये वो तिजोरी थी जहाँ से पाकिस्तान की फौज का एक एक पैसा और हथियार का कच्चा चिट्टा गुजरता था। वक्त गुजरता गया और रबिन का कद बढ़ता गया। वो प्रमोट होकर मेजर नबी अहमद बन गया। पाकिस्तान के फौज में रहते हुए उसे एक टेलर की बेटी अमानत से बेहिंता मोहब्बत हो गई। अमानत भी उस पर अपनी जान छिड़कती थी। दिल्ली में बैठे राग के आकाओं से सीक्रेट क्लेरिफिकेशन ली गई। हरी झंडी मिलते ही इस्लामिक रीति रिवाज के साथ दोनों एक हो गए। उनका एक बेटा भी हुआ, आरिफ। देखते ही देखते 5 से 6 साल गुजर गए और इन सालों में वो एक बार भी अपनी मिट्टी या अपने घर नहीं लौटा था। परिवार को बस इतना पता था कि उसका बेटा दुबई में नौकरी कर रहा है। शुरुआत में आने वाले चंद खत भी अब खामोश हो चुके थे। तभी साल 1981 में बड़े भाई की शादी तय हुई। खून ने आवाज़ दी तो रबिन खुद को रोक नहीं पाया। रा ने एक बेहद खुफिया ऑपरेशन के तहत उसे हिंदुस्तान लाने का इंतजाम किया, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था, क्योंकि भारत की ज़मीन पर भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के मुखबिर एक्टिव थे। अगर एक भी नकाब उतरता तो सिर्फ रविंद्र ही नहीं, उसके परिवार का पूरा नामो निशान मिटा दिया जाता। नबी अहमद ने ही जानकारी दी थी कि पाकिस्तान अपना पैसा कहाँ लगा रहा है, खासकर कहूटा के उस टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट पर, जिसकी भनक दुनिया में किसी को नहीं थी। किसी को शक नहीं था। दिन के उजाले में वो पाकिस्तानी फौज का एक वफादार मेजर नबी अहमद था, और रात के घने अंधेरे में भारत का सबसे खूंखार जासूस। वो पुरानी मज़ारों के पीछे डेड लेटर ड्रॉप का इस्तेमाल करता और इनविजिबल इंक से लिखे हर वो रात दिल्ली भेजता जिसने इतिहास पलट दिया था। उसी की दी हुई खुफिया जानकारी ने राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान के उस खौफनाक सरप्राइज अटैक को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया था, जिससे पाकिस्तान की कमर हमेशा के लिए टूट गई। अगर भारत सरकार से वो एक भयानक भूल ना हुई होती तो शायद इतिहास के पन्नों में रविन कोसी कभी पकड़ा ही नहीं जाता। वो इंसान जो दुश्मन के घर में खूनी की वर्दी पहनकर सालों तक मौत को चकमा दे रहा था, वो किसी पाकिस्तानी रडार में नहीं आया। उसे खुद हमारे सिस्टम की एक छोटी सी गैर जरूरी गलती ने निगल लिया। सन 1983
रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में पूरी तरह सेट हो चुका था। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने साफ कहा था, मेरे पास किसी को मत भेजना। पर दिल्ली में बैठे राग के अधिकारियों ने इनायत मसीहा नाम के एक अनुभवी शख्स को एक मामूली संदेश लेकर पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो बॉर्डर पर ही धरा गया। पाकिस्तानी सेना के बेइंतहा जुल्म के आगे इनायत टूट गया और अनजाने में उसने ब्लैक टाइगर की पीठ में वो खंजर घोंप दिया जिसने सब खत्म कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी सन थी, उसके अपने ही घर में भारत का शेर बैठा था। फिर कराची के जिन्ना गार्डन में एक बिसात बिछाई गई। जुम्मे की वो मनहूस सुबह, जैसे ही रविंद्र ने इनायत से वो पैकेट लिया, पाकिस्तानी फौज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र कौशिक को सियालकोट जेल के उस अंधेरे तहखाने में डाल दिया गया जहां से सिर्फ चीखें बाहर आती थी। महीनों तक उसे दाने की एक एक बूंद के लिए तरसाया गया। रविंद्र के जिस्म से ज्यादा गहरी चोट उसकी बेगम अमानत के रूह पर लगी थी। जिस दिन अमानत को ये खौफ पता चला कि उसका शौहर एक हिंदुस्तानी जासूस है, उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। वो अपने बेटे आरिफ को सीने से लगाए आखिरी बार सियालकोट जेल पहुंची, जिसके बाद दोनों कभी नहीं मिले। जब ये खबर सरहद पार कर राजस्थान पहुंची तो सदमे में उनके पिता J.M. कौशिक को हार्ट अटैक आया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उधर पाकिस्तान में ISI के दरिंदों ने रविंद्र की बेगुनाह बीवी अमानत और उसके छोटे बेटे आरिफ को हमेशा के लिए गायब कर दिया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आज तक किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सियालकोट के उस खौफनाक टॉर्चर सेल में पूरे 2 साल तक रविंद्र को उल्टा लटका कर जानवरों की तरह पीटा गया। उसके नाखून तक खींच लिए गए, जिस्म को सिगरेट से जला दिया गया। उस हिंदुस्तानी शेर के होठों से अपने देश का एक राज तक नहीं निकला। क्या आप जानते हैं कि आज सियाचिन की उन बर्फीली चोटियों पर हमारा तिरंगा क्यों लहराता है? क्योंकि उन जंजीरों से जकड़े जाने से पहले द ब्लैक टाइगर ही वो पहला इंसान था जिसने भारत को ये खुफिया जानकारी दी कि पाकिस्तान सोल्टो रिज पर कब्जा करने वाला है। उस जानकारी ने भारत का इतिहास पलट कर रख दिया था। सियाचिन तो मिल गया, लेकिन इस आज़ाद मुल्क ने अपने उस हीरो के साथ क्या किया? साल 1977 दिल्ली में सत्ता बदली, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि फोन पर हुई उनकी एक छोटी सी लापरवाही ने सरहद पार पाकिस्तान को चौकन्ना कर दिया था। उस एक गलती की कीमत 25 साल के लड़के ने अपनी जिंदगी देकर चुकाई। 1985 रविंद्र को फांसी की सजा मिली, जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। मियां वाली और मुल्तान जेल में उन सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में द ब्लैक टाइगर को टीबी और दिल की बीमारी ने जकड़ लिया। अंदर से पूरी तरह टूट चुका वो शेर अब जेल की खुदरी दीवारों पर कोयले से अपना दर्द लिखता था। उसी काल कोठरी में उसने छुपकर अपनी बूढ़ी माँ अमला देवी को एक खतर भेजा, जिसके एक एक लफ्ज से खून रिस रहा था। उसने लिखा था, शायद मैं अब कभी वापस ना आऊँ माँ। क्या भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले का यही अंजाम होता है? और जानते हो हमारे देश ने उस शहादत की क्या कीमत लगाई? भारत सरकार ने शिमला समझौते के तहत अपना नागरिक तक मानने से इनकार कर दिया। जो परिवार कभी अपने बेटे पर गर्व करता था, रातों रात सड़कों पर आ गया और तबाह हो गया। सरकार ने तो मुंह फेर लिया, लेकिन एक माँ अपनी औलाद को कैसे मरने देती? अंडरग्राउंड रास्तों से पाकिस्तान के उस काल कोठरी तक अपने बेटे की दवाइयाँ भिजवाने के लिए उस बूढ़ी माँ अमला देवी ने अपनी सारी जमीन, अपने सारे गहने बेच दिए, सिर्फ इस आस में कि शायद एक दिन उसका बेटा रविंद्र लौट आए। नवंबर 2001 मुल्तान जेल की उस सीलन भरी काल कोठरी में 16 साल तक नर्क भोगने के बाद आखिरकार उस शेर की सांसें टूट गईं। भारत के द ब्लैक टाइगर ने मुल्तान में हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस लड़के ने इस देश के लिए अपना घर, अपना नाम, अपना धर्म, अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसे मरते वक्त अपने वतन में 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। मुल्तान जेल के पीछे ही एक बेनाम सी कब्र में उसे चुपचाप दफना दिया गया। आइए चलते हैं वापस उसी अदालत के कमरे में, जहां कटघरे में खड़ा वो रोता बूढ़ा आदमी कोई और नहीं,
बल्कि रवीन कौशिक का सगा भाई राजेश्वर नाथ कौशिक था। वो अदालत से कोई पेंशन या कोई मुआवजा या कोई पैसा नहीं मांग रहा था। वो तो बस अपने भाई के लिए शहीद का वो दर्जा मांग रहा था जिसका वो असली हकदार था। पर हमारी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि रवीन कौशिक नाम का कोई जासूस कभी भारत के लिए काम नहीं करता था। अगर आज सियाचिन की उच्च जमा देने वाली चोटियों पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है तो इसकी कीमत सिर्फ सरहद पर बहने वाले खून ने नहीं चुकाई। इसकी कीमत चुकाई थी 21 साल के एक नौजवान ने, जिसने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत दिन, सबसे हसीन सपने दुश्मन की उन अंधेरी काल कोठरियों में गवा दिए। वो लड़का तिल तिल मरा ताकि आप और हम चैन से जी सकें, पर उसके अपने ही मुल्क ने उसे क्या दिया। जब वो वतन के लिए मर मिटा तो उसके सीने पर शहादत का कोई मेडल तक नहीं सजाया गया। फाइलों से मिटा दिया गया हो, पर द ब्लैक टाइगर की दाढ़ आज भी उन पुरानी मज़ारों और मुल्तान के दीवारों में गूंजती है। मुल्तान की जेल में रवीन ने अपनी माँ को आखिरी खत में लिखा, शायद मैं कभी वापस ना आऊँ। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले का यही अंजाम होता है? 21 नवंबर 2001 मुल्तान जेल। खून की उल्टी करते हुए 49 साल की उम्र में भारत का सबसे बड़ा जासूस हमेशा के लिए सो गया। ना तिरंगा नसीब हुआ, ना कोई मेडल। मुल्तान जेल के पीछे उसे एक लावारिस सी कब्र में दफना दिया गया। जब अब हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि किसी रवीन कौशिक ने हमारे लिए अपना नाम, अपना मजहब, अपना परिवार, अपनी जान तक मिटा दी। अगर इस कहानी को सुनकर आपका खून खौलता है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय को इस गुमनाम टाइगर की दाढ़ पहुंच जाए। कमेंट में उस माँ और उस शहीद के लिए जय हिंद जरूर लिखें। वंदे मातरम।